दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी रात जब अहमदाबाद की सड़कें खून से लाल हो गई, जब मासूमों की चीखें हवा में गूंज रही थी और जब एक 10 साल के बच्चे की दुनिया सिर्फ एक पल में हमेशा के लिए उजड़ गई। ये कहानी है 26 जुलाई 2008 की, जब अहमदाबाद में 21 बम धमाकों ने 56 जिंदगियां छीन ली और 200 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन माओं की कहानी है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, उन डॉक्टरों की जिन्होंने मौत से जंग लड़ी और उन पुलिस वालों की जिन्होंने आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। शनिवार की शाम थी, लेकिन वो शाम आम नहीं थी। वो शाम किसी के लिए अंतिम सांस थी, किसी के लिए जीवन का बुरा सपना। कोई अस्पताल की तरफ भाग रहा था तो कोई अपने जले हुए बच्चों को गोद में लेकर मदद की गुहार लगा रहा था। कोई चुपचाप फुटपाथ पर पड़ा था, शरीर छलनी, आंखें खुली हुई, लेकिन जिंदगी उनसे जा चुकी थी। ये न कोई कुदरती आफत थी, न कोई दुर्घटना, ये इंसानों की ही बनाई हुई एक वहशी साजिश थी। एक के बाद एक 21 बम धमाके। किसी का बाप गया, किसी की बेटी, किसी की मां मलबे में दबी थी और कोई अपने भाई की पहचान करने के लिए लाशों के ढेर में झांक रहा था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। 26 जुलाई 2008 शाम के 6:45 अहमदाबाद का मणिनगर बाजार, रंग बिरंगी दुकानें, मिठाइयों की मिठास और बच्चों की हंसी। यश व्यास एक 10 साल का मासूम बच्चा अपने पापा रमेश और बड़े भाई विशाल के साथ जलेबी की दुकान पर खड़ा है। पापा, वो गोल गोल वाली जलेबी ले लो ना। यश की आंखें चमक रही हैं। रमेश हंसते हैं, बस तू तो मिठाई का दीवाना है। विशाल 16 साल का अपने छोटे भाई को चिढ़ाता है, यश तू मोटा हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। एक साइकिल जिस पर एक टिफिन बंधा था, आग का गोला बन गई। हवा में धुआं, बारूद की गंध और खून की नदियां। यश का छोटा सा शरीर जमीन पर गिरा। उसकी आंखों के सामने उसके पापा रमेश खून से लथपथ पड़े थे। विशाल, जो कुछ मिनट पहले हंस रहा था, अब बेजान था। पापा, विशाल। यश की चीखें हवा में गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ और चीखें थी। दोस्तों, सोचिए उस बच्चे का दर्द। 10 साल का यश, जिसका सपना था क्रिकेटर बनना, अब अपनी जली हुई टांगों के साथ अस्पताल के बेड पर पड़ा था। उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसका सवाल, क्यों? ये लोग कौन थे जिन्होंने उसकी दुनिया छीन ली? ये सवाल सिर्फ यश का नहीं, उस रात अहमदाबाद के हर शख्स का था। मणिनगर का धमाका सिर्फ शुरुआत था। अगले 70 मिनट में अहमदाबाद 21 बार कांपा। हर धमाका एक नया घाव था। सिविल हॉस्पिटल, जहां घायलों को बचाने की जंग चल रही थी, वहां भी बम फटा। एक मारुति कार में छिपा बम फटा और वह जगह जो जिंदगियां बचाने के लिए थी, मौत का मैदान बन गई। डॉक्टर सुब्रमण्यम सिविल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में थे। जल्दी मरीजों को अंदर लाओ, उन्होंने अपनी नर्स को चिल्लाकर कहा। लेकिन तभी दूसरा बड़ा धमाका हुआ। खिड़कियां टूट गई और हवा में कांच के टुकड़े बिखर गए। एक नर्स चीखी, डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? सुब्रमण्यम का चेहरा गुस्से से लाल था। ये लोग इंसान नहीं, हैवान हैं, उन्होंने कहा, और फिर एक घायल बच्चे को ऑपरेशन टेबल पर ले गए। ईशनपुर में अब्दुल नाम का एक रिक्शा चालक अपने दिन की कमाई गिन रहा था। आज अच्छा काम कर लिया, उसने सोचा। लेकिन तभी उसने अपने रिक्शे में एक टिफिन देखा। ये किसका है? उसने पूछा, और जैसे ही वह उसे छूने लगा, बम धमाका इतनी तेज था, अब्दुल हवा में उछल गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, लेकिन उसका गुस्सा बाकी था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, उसने सोचा, इससे पहले कि वह बेहोश हो गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक दो लोगों की कहानी नहीं थी। मणिनगर, हाटकेश्वर, सरखेज, रायपुर, हर जगह बम। 56 जिंदगियां खो गई, 200 से ज्यादा लोग घायल। माएं अपने बच्चों को खोज रही थी, बच्चे अपने माता पिता को, और हर दिल में एक ही सवाल, ये क्रूरता क्यों? जब अहमदाबाद जल रहा था, वटवा के एक छोटे से किराए के घर में मुफ्ती अबू बशीर अपने साथियों के साथ बैठा था। उनके चेहरों पर कोई पछतावा नहीं था। हमने गुजरात को हिला दिया, अबू बशीर ने कहा। उसकी आवाज ठंडी और क्रूर थी। उनके सामने एक पुराना लैपटॉप था
जिससे उन्होंने कुछ मिनट पहले एक ईमेल भेजा था। 14 पेज का मैनिफेस्टो जिसमें लिखा था, ये 2002 के दंगों का बदला है, गुजरात को अब और नहीं बख्शा जाएगा। सोचिए दोस्तों, ये लोग कितने गिर सकते हैं। इंडियन मुजाहिदीन एक आतंकी संगठन जिसने मासूमों को मारने की साजिश रची। मणिनगर को इसलिए चुना क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र था। सिविल हॉस्पिटल को इसलिए ताकि घायलों को भी न बख्शा जाए और उनका तंज रोक सको तो रोक लो। लेकिन वो नहीं जानते थे गुजरात पुलिस उनकी हर सांस पर नजर रख रही थी। वटवा का वो घर उनकी साजिश का अड्डा था। टेबल पर अमोनियम नाइट्रेट, डेनोटेरर और टाइमर बिखरे थे। मुफ्ती अबू बशीर, जाहिद शेख और इमरान शेख ये वो लोग थे जिन्होंने बम बनाए, नक्शे बनाए और शहर को तबाह करने की योजना बनाई। अहमदाबाद को दिखाना है कि हमारी ताकत क्या है, अबू बशीर ने अपने साथियों से कहा। लेकिन उनकी ये साजिश ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली थी। धमाकों की खबरें जैसे ही सचिवालय पहुंची, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत एक्शन लिया। ये हमला सिर्फ अहमदाबाद पर नहीं, पूरे गुजरात पर है, मोदी ने कहा। उनकी आवाज में गुस्सा और दृढ़ता थी। उन्होंने क्राइम ब्रांच के डीसीपी आशीष भाटिया को बुलाया। आशीष, हमें इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ना है, कोई कसर नहीं छोड़नी है। आशीष भाटिया ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। लोग मर रहे हैं, हमें जवाब चाहिए, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में वही गुस्सा था जो यश की मां की आंखों में था। पहला सुराग था वो ईमेल। साइबर सेल ने पता लगाया, ये मुंबई के एक वाईफाई नेटवर्क से भेजा गया था। ट्रेस करो, चाहे जहां भी हो, आशीष ने अपनी साइबर टीम को कहा। पुलिस ने वटवा के उस घर पर छापा मारा। वहां मिले कुछ कागजात, एक टूटा हुआ टाइमर और अमोनियम नाइट्रेट ने सारी कहानी खोल दी। ये लोग महीनों से वहां थे। आशीष ने अपने साथी अशोक यादव से कहा, दीवार पर टंगा नक्शा जिस पर लाल निशान थे, मणिनगर और सिविल हॉस्पिटल की लोकेशन दिखा रहा था। दोस्तों, गुजरात पुलिस ने दिन रात एक कर दिया। 15 अगस्त 2008 तक 11 आतंकियों को पकड़ लिया गया और 19 दिनों में 30 लोग गिरफ्तार। लेकिन ये जंग आसान नहीं थी। आतंकी देश भर में फैले थे, आजमगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। सिविल हॉस्पिटल के आईसीयू में यश जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। उसका 50% शरीर जल चुका था। उसकी मां सुनीता अपने पति और बेटे को खो चुकी थी। मेरा यश, उसे बचा लो, वह डॉक्टरों से गिड़गिड़ा रही थी। यश की आंखें बंद थी, लेकिन उसके दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था, क्यों? डॉक्टर सुब्रमण्यम दिन रात काम कर रहे थे। हम हार नहीं सकते, उन्होंने अपनी नर्स से कहा। लेकिन हर बार जब वह किसी मरीज को खो देते, उनका गुस्सा बढ़ता। ये लोग इंसान नहीं, हैवान हैं, उन्होंने कहा। डॉक्टर सुब्रमण्यम अस्पताल में घायलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मुफ्ती अबू बशीर और उसके साथी अपनी साजिश की कामयाबी पर हंस रहे थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है, ये कहानी उस गुस्से की है जो हर पीड़ित के दिल में जल रहा था। ये कहानी है उस जंग की जो गुजरात पुलिस ने लड़ी और ये कहानी है उस न्याय की जिसने आखिरकार आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। जब अहमदाबाद अपने गांवों को सहल रहा था, 27 जुलाई 2008 की सुबह एक डरावनी खबर आई। सूरत, जो अहमदाबाद से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है, वहां भी बम मिले। वरादा, वेद रोड और हीरा बाजार ये वो जगह थी जहां 29 बम बरामद हुए। ये बम भी इंडियन मुजाहिदीन ने लगाए थे, लेकिन गलत सर्किट और डेनोरेट की वजह से वे नहीं फटे। सोचिए दोस्तों, अगर ये बम फट जाते तो सूरत भी अहमदाबाद की तरह जल उठता, सैकड़ों और जिंदगियां चली जाती। लेकिन किस्मत ने साथ दिया। पुलिस ने 27 से 31 जुलाई तक इन बमों को बरामद किया। एक बम निरोधक दस्ते ने अधिकारी से कहा, हमारी सांसें अटकी थी। हर बम को डिफ्यूज करना एक जंग थी, लेकिन ये जंग सिर्फ बमों की नहीं थी, ये जंग थी उन आतंकियों की पकड़ने की जो इस तबाही के पीछे थे। गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच अब पूरी तरह एक्शन में थी। डीसीपी आशीष भाटिया और ज्वाइंट कमिश्नर अशोक यादव ने दिन रात एक कर दिया। हमें इन हैवानों को पकड़ना है, आशीष ने अपनी टीम से कहा। हर सुराग, हर फोन कॉल, हर गवाह, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। पहला ब्रेक थ्रू आया उस ईमेल से जो इंडियन मुजाहिदीन ने भेजा था। साइबर सेल ने पता लगा यह मुंबई के एक वाईफाई नेटवर्क से भेजा गया था। ये लोग स्मार्ट हैं, लेकिन हम उनसे 2 कदम आगे हैं। साइबर सेल के एक अधिकारी ने कहा,
पुलिस ने वटवा के उस किराए के घर को पूरी तरह खंगाला। वहां मिले नक्शे, टाइमर और अमोनियम नाइट्रेट ने सारी साजिश खोल दी। 15 अगस्त 2008 तक पुलिस ने 11 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। मुफ्ती अबू बशीर, जो साजिश का मास्टरमाइंड था, आजमगढ़ से पकड़ा गया। जाहिद शेख, इमरान शेख और सफदर उर्फ हुसैन भाई एक एक कर सारे आतंकी जाल में फंसते गए। पुलिस ने देश भर में छापेमारी की। दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश 19 दिनों में 30 आतंकी पकड़े गए। दोस्तों, गुजरात पुलिस ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। 1163 गवाहों के बयान और एक ऐसा जाल जिसमें हर आतंकी फंस गया। लेकिन ये सिर्फ पुलिस की जीत नहीं थी, ये थी हर उस शख्स की जो इस गुस्से और दर्द से गुजर रहा था। सिविल हॉस्पिटल के आईसीयू में यश व्यास अब जिंदगी की जंग लड़ रहा था। उसका 50% शरीर जल चुका था। उसकी सुनने की अक्षमता प्रभावित हो चुकी थी। उसकी मां सुनीता दिन रात उसके बेड के पास बैठी रहती। मेरा यश, तू मुझे छोड़कर मत जा, वह बार बार कहती। डॉक्टर सुब्रमण्यम, जो अब तक सैकड़ों मरीजों को देख चुके थे, यश को देखकर रुक गए। यह बच्चा लड़ रहा है। उन्होंने एक नर्स से कहा, इसे बचाना है। 4 महीने तक यश आईसीयू में रहा। हर दिन एक नई जंग थी। सुनीता ने अपने पति रमेश और बेटे विशाल को खो दिया था, लेकिन यश उनकी आखिरी उम्मीद था। मैंने सब खो दिया, सुनीता ने एक डॉक्टर सुब्रमण्यम से कहा, लेकिन मेरा यश, उसे बचा लीजिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम ने सिर्फ सिर हिलाया। उनका गुस्सा अब भी वैसा ही था, लेकिन अब उसमें एक नई ताकत थी, जिंदगियां बचाने की ताकत। दोस्तों, सोचिए उस मां के दर्द को। सुनीता ने अपने पति और बड़े बेटे को खोया। यश उसका आखिरी सहारा था। और यश वो 10 साल का बच्चा जिसने अपने पापा की लाश देखी, अपने भाई की खामोशी देखी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और न ही डॉक्टर सुब्रमण्यम ने। पुलिस ने आतंकियों को पकड़ लिया, लेकिन अब बारी थी उन्हें सजा दिलाने की। अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज हुई। कुल 78 आरोपी थे, जिनमें से एक सरकारी गवाह बन गया। विशेष अदालत में जज AR पटेल की अगुवाई में मुकदमा चला। 6000 से ज्यादा सबूत, 1163 गवाह। यह भारत के सबसे बड़े आतंकी मामलों में से एक था। 8 फरवरी 2022 को फैसला आया। 49 लोग दोषी करार, 28 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। 18 फरवरी 2022 को 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। भारत में एक मामले में सबसे ज्यादा फांसी की सजा, 11 को आजीवन कारावास। मुफ्त अबू बशीर, जाहिद शेख, इमरान शेख, इन सभी को उनके किए की सजा मिली। कोर्ट ने पीड़ितों के लिए मुआवजे भी तय किए। मृतकों के परिजनों को 1 लाख, गंभीर घायलों को 50,000 और मामूली घायलों को 25,000 रुपए। लेकिन क्या पैसा उस दर्द को मिटा सकता था जो यश और सुनीता ने झेला? दोस्तों, 38 लोगों को फांसी, ये भारत में एक रिकॉर्ड था। लेकिन क्या ये सजा यश के पापा को वापस ला सकती थी? क्या ये सजा सुनीता के आंसुओं को रोक सकती थी? नहीं। लेकिन ये सजा एक संदेश भी थी, आतंकवाद के खिलाफ भारत कभी नहीं झुकेगा। वक्त बीता, यश धीरे धीरे ठीक हुआ। उसकी सुनने की अक्षमता पूरी तरह वापस नहीं आई, लेकिन उसकी हिम्मत लौट आई। सुनीता ने अपने बेटे के लिए जीना सीखा। मेरे पापा और भाई की यादें मेरे साथ हैं, यश ने एक बार कहा। जब वह स्कूल लौटा, वह अब भी क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन अब उसका सपना और बड़ा था। वह एक डॉक्टर बनना चाहता था, ताकि दूसरों की जिंदगियां बचा सके। जैसे ही डॉक्टर सुब्रमण्यम ने उसकी जान बचाई, अहमदाबाद भी धीरे धीरे अपने घाव भरने लगा। बाजार फिर से रौनक में लौटे, लेकिन वो गुस्सा, वो दर्द, वो सवाल क्यों, वो कभी नहीं भूले। गुजरात पुलिस, NIA और भारत की आतंकवाद विरोधी नीतियों ने सुनिश्चित किया, इंडियन मुजाहिदीन जैसी ताकतें फिर से कभी न सिर उठा सकें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अहमदाबाद की नहीं, हमारे देश की है। ये कहानी है गुस्से की, दर्द की, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद की। यश ने हार नहीं मानी, सुनीता ने हार नहीं मानी और गुजरात पुलिस ने हार नहीं मानी। तो हम क्यों हारें? आतंकवाद के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना है और हमें जीतना है। तो दोस्तों, इस कहानी को शेयर करें। यश की हिम्मत को, सुनीता के दर्द को और उन पुलिस वालों की मेहनत को दुनिया तक पहुंचाएं। और हाँ, नीचे कमेंट में आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या छू गया। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।